आज अ, आपके बंगाल में एक नया सूर्योदय होने की आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आपने बहुत दिनों की स्ट्रगल के बाद, तपस्या के बाद एक अपना लक्ष्य पाया है। इसके में आज बात करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको अ, हम सब लोगों को सलाम आपको करते हैं। उसका कारण है कि आपने एक गरीब असहाय, जो जिसका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, जिसका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसको आपने जिताकर पानी हाटी से एक जमीन से उठा के एक अपने अधिकार के लिए उसको अपने बराबर से खड़ा किया है। उसके लिए आपको धन्यवाद। और आपने जो एक लंबे समय से चली आ रही अराजकतावादी व्यवस्था को दूर किया है, उसको उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि एक कहावत है, भगवान के यहाँ अंधेर है। ये देखिए, भगवान के घर अंधेर नहीं है, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। ये सिद्ध कर दिया है आपने। और एक ये अराजकतावादी व्यवस्था को उखाड़ के रखा है। एक जो लेडी है, एक लेडी ही लेडी के सम्मान की दुश्मन बनी हुई है, जिसने पूरे राज्य में अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए महिलाओं के सम्मान को तार तार किया है। आए दिन रेप के केस होते हैं, मर्डर होते हैं। और उसी में मैं आपसे बात करूंगी कि हॉस्पिटल में आरजी कर हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ एक संजय राय करके उनके डायरेक्टर हैं। उनके उसमें कॉन्फ्रेंस रूम में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है और उसको मर्डर करके काट के वहीं रखा जाता है। बाद में जब उसकी तलाश होती है, ढूंढा जाता है, तो वो हॉस्पिटल में ही मिलती है और सारा डिनाइल मोड में है। ये उनको, चूंकि उनकी पार्टी के थे, इसलिए उनको समर्थन करती हैं। और उसके बाद में जो हुआ, उनको बीजेपी से टिकट मिली और आज उनने अपने लड़की के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए विजय प्राप्त की है। इसके लिए उनका वो रत्ना देवनाथ है, नाम है उनका। उनकी धन्यवाद की पात्र हैं कि जितनी इतनी दुख भरी परिस्थिति में उन्हें अपने आप को संभाल के रखा। और जो उनका दर्द है वो अब और किसी को नहीं होने देगा, ये वो उसको साबित करके रखेंगे। ये पानीहाटी की ये घटना है रत्नादेव नाथ का। तो ये है, मैंने बताया कि ये क्या होता है कि इलेक्शन के पहले की बात है। एक ये हिंदू का नाटक करती है, बोलती है, लेकिन कारण क्या है, इनको मुसलमानों के वोट चाहिए। इन्हें लड़ भिड़ के, पिट कुट के, लुटेरे पिटोरों के साथ इन्हें किसी तरह से सीपीएम को हटाने के लिए सारे पैंतरे बनाए थे। वही अब अपनी सत्ता बचाने के लिए वो 71 साल की हो गई हैं, लेकिन इनको देश की, राज्य की कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि इनके कई बार ये बोल चुकी है कि बंगला का देश, अलग से देश बनाएंगे, बांग्लादेश के साथ उनके मिल के नॉर्थ ईस्ट को काट के चिकन नेक के वहां से अलग कंट्री बनाने का सपना देख रही हैं। यही कारण है कि वहां से घुसपैठिए बुलाती हैं, रोहिंग्या बुलाती हैं, और वो सब यहाँ दिल्ली, बॉम्बे, इधर सारी जगह में उसे बसे हुए हैं। कागज नहीं दिखाएंगे हम। और लेकिन वोट चाहिए हमें, वोट हमें डालना है, सुविधा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। बाकायदा खुलेआम ये मंच से बोलती हैं कि वो कोई भी आए आपका कागज देखने के लिए तो कागज मत दिखाना। ये कौन सा राज्य है? और दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जो बड़ा संघ है, वो उसका एक स्टेट इतना सर उठा के रखता है और लोगों को इतना दबा के रखता है। और डेमोक्रेसी में तो ये संभव नहीं होता है। और ये होता है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ एक 50 लोगों के काफिले में, ये 2024 की बात है, ये जा रही थी और सामने कुछ जय श्री राम के नारे लगाते हुए दूसरी पार्टी के लोग थे। तो लगाते हैं नारे, तो चलते रहते हैं रोड के किनारे। आपके पार्टी अपने जाते हैं तो अपने लगाते हैं, वो अपने लगाते हैं। तो ये गाड़ी रोक के उतरी और वहां पे इन्होंने शब्द बोला, अपनी बंगला में ये बोला, चमड़ी छील देवो। जय श्री राम वाले सामने आओ, चमड़ी छील देवो बोला। ये अपनी भाषा में इनने ये बोला। ये सोचो, ये डेमोक्रेसी में होके इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती है। और
पुलिस के कमिश्नर, एसपी सभी को अपने अपने कंट्रोल में रखती हैं और जैसा चाहे वैसे काम करवाती हैं। करप्शन भी हुआ, कहने को ये सफ़ेद साड़ी पहन के, चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के घूमती हैं और पुराने मकान में दिखावे कर रहती हैं, लेकिन जाती वहाँ है 4 मंजिल का जो आलीशान मकान बना हुआ है अभिषेक बनर्जी के, इनके भतीजे का, वहाँ से आराम रहती हैं। एक बार ये थाईलैंड से आ रही थी तो 9 सूटकेस लेके आई थी और ईडी ने जब चेकिंग करने के लिए बोला तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को बुला के वहाँ मारा पीटी की, झगड़ा हुआ, बाद में बड़े मुश्किल से ये शांत हुआ। ये क्यों किया उनने? क्योंकि ये प्रोटोकॉल में ये बताना नहीं चाहती थी और ये ऐसा माना जाता है कि वो सामान इधर उधर करती हैं। उनकी जो बहू है अभिषेक की, वो थाईलैंड की है, बार बार 21 बार वो गई हैं अभी उसमें 2026 21 बार वो थाईलैंड गई हैं और ऐसा माना जाता है कि उनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है, वो वहाँ की है और इसी में वो हवाला में एक प्रोटोकॉल का बहाना लेके हवाला में लिप्त रहते हैं। ये हमारी जुडिशरी कहाँ चली जाती है, हमारा जो डिपार्टमेंट कहाँ आ जाते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी को आप एक पुलिस वाला ले जाके बिना बताए हवालात में डाल देता है। इन लोगों को क्यों नहीं इस तरह के करते, डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट जरूर लगाना चाहिए। अभी एक आता है आरजी कर हॉस्पिटल का, मैंने बताया सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी के साथ जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, और उसका आरोपी था संजय राय, दोषी पाया जाता है। और इसमें पूरे महिला सुरक्षा पे प्रश्न उठा। 2 महीने तक लोगों ने अपने न्याय की मांग की। 2026 में धरना दिया, तब जाके उसके सुनवाई हुई है और अभी वो आरोपी को सजा अभी सोमवार को हो गई है और वो अब उसकी डिक्लेयर होने वाली है। और जो अभी इस इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में जो रत्ना राय हैं, देवनाथ राय हैं, उनको रत्ना देवनाथ नाथ है, उनको टिकट दिया था और वो जीती हुई हैं। और बड़ी साहस के साथ वो बोल रही थी कि मैं अपने पानी हाट के लिए काम करूंगी। ये उनका ये कम कर था, कहना था। अब ये बताते हैं कि ये झगड़ा ये इस तरह से क्यों करती हैं, कारण क्या है, हैं? उसका कारण है कि पश्चिम बंगाल में ये तख्ता पलट क्यों हुआ है, अराजकता की व्यवस्था क्यों हुई, कानून व्यवस्था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और कानून की व्यवस्था स्थिति ठीक नहीं है ना। और सरकार, जब भी कोई व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो उसके लिए जो रूलिंग सरकार होती है वो जिम्मेवार होती है। और कभी कभी क्या होते हैं, अपना अपोजिशन पार्टी को बदनाम करने के लिए ये खुद भी, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं अपोजिशन पार्टी के बन के मारकाट करते हैं, रेप करते हैं। अभी तक कितने मर्डर हो चुके हैं, रोज इनका आता है 300-350 लोगों का मर्डर ये कर चुके हैं। और रेप का तो कोई हिसाब ही नहीं है, इस तरह के अराजकता मचाई हुई है। दूसरा, डेमोग्राफिक का एक प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सुरक्षा का, जब डेमोग्राफी बदल जाती है तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि ये बंगाल बॉर्डर बिल्कुल ऐसे लगी हुई है 1 to 1 जो है, और वहाँ फेंसिंग नहीं लगाने देती हैं ये, तो उसके कारण बांग्लादेश से रोज आना जाना होता है, पशुओं की तस्करी होती है, चोरी होती है, और सारे देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे हुए हैं और ये उनके शुभचिंतक बने हैं। और पुलिस तुष्टिकरण भी करती हैं अल्पसंख्यक को। उनके जब इलेक्शन आते हैं तो उनको कहीं पैसे मदरसा के लिए पैसे देंगी, कहीं उनको तनख्वाह देंगी, इस तरह का, और उनको सपोर्ट करती हैं कुछ भी बनाने के लिए, मस्जिद के किसी चीज़ में इफ्तार पार्टी करेंगी, जाएंगी। तो ये तुष्टिकरण का उनका ये है। तीसरा, डर और भय का माहौल जब बना के रखता है कोई भी स्टेट हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, इंडस्ट्री नहीं आती है। इन्हें आदित्य बिरला तक को वहाँ नहीं जमने दिया, इन्हें टाटा को वहाँ अपने पैर नहीं जमाने दिए, बिजनेस नहीं करने दिए। और थाईलैंड की, इंडोनेशिया की जो कंपनी थी केमिकल की, उसको नहीं जमने दिया। 1100 एकड़ जमीन का था, उनको भगा दिया वहाँ से, नंदी गांव से, इस तरह के। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करना चाहता है। और
इसके एवज में और उल्टा ये लोग अराजकतावादी हो जाते हैं। तो इनके जो आदमी होते हैं दूसरे स्टेट में जाके यहाँ वहाँ घूमते हैं, उन्हीं में रोहिंग्या और ये भी घुसा के हैं, वो सारे देश में फैले हुए हैं। और आज जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बना हुआ है, इनके जैसे लोगों के कारण है। और ये अच्छा हुआ कि इस बार जनता ने इनके पापों का जो घड़ा भर गया है वो समझ गई है और उनका बंटाधार कर दिया है इस तरह से। तो इसका कारण है ये जो चिकन नेक है, चिकन नेक में इन्हें बड़ी साजिश चल रही है। बरपेटा और ग्वालपाड़ा बरपेटा जो बॉर्डर है, कूच बिहार दार्जिलिंग से लेके जो पतला चिकन नेक का एरिया होता है वो छोटा सा है, इतना सा 18-20 किलोमीटर का है। उसमें भी कहीं कहीं 5-6 किलोमीटर हो जाता है। तो वो कूच बिहार बांग्लादेश लगता है। वो हमारी हिंदू पॉपुलेशन थी वहाँ पे, लेकिन नेहरू की गलती के कारण चटगांव चटगांव और रंकर और चसहार और खुलना करके ये जो जगह हैं वो वहाँ पे वो बांग्लादेश को चली गई। क्योंकि नेहरू ने कहे, जब उनने किंग थे वहाँ के, चटगांव चटगांव के राजा थे उस समय, बुद्धिस्ट थे वो। तो उन्होंने वो इंडिया में मिलना चाहते थे जब स्वतंत्र हुआ था। 5 दिन बैठे रहे यहाँ आके, रिक्वेस्ट किया नेहरू से कि हम इंडिया के साथ हमारी रियासत को मर्ज करेंगे। तो उन्हें नहीं मिले। उसके बाद में उन्हें सरदार पटेल से बात हुई, सरदार पटेल ने नेहरू से बात किया। तो नेहरू ने एक गंदा सा जवाब दिया कि क्या पटेल तुम ये चाहते हो कि मैं एक और लड़ाई लड़ूं पाकिस्तान के साथ में? ये कह के इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और वो जो चिकन नेक के वहाँ के जो गांव थे, और चटगांव जो है उस समय उनकी जो रियासत थी वो पूरा उसको पाकिस्तान को चला गया। मजबूरी में जाके जिन्ना को उनको एक्सेशन साइन करना पड़ा। और यही हाल बलूच के साथ भी हुआ था। बलूच भी इंडिया में मिलना चाहते थे क्योंकि वो मराठा लोग थे और बुद्धिस्ट हैं वहाँ पे और मिनरल हैं और वो पीसफुली रहने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे भी नेहरू ने बात नहीं की, निगोशिएशन नहीं किया, इसलिए वो चला गया। और आज ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी बड़े शान से ये कहता है कि चाइना दे दिया, पाकिस्तान को ये कर दिया, सिंदूर में क्या मारा, क्या किए, ये पूछता है। ये बताएं क्या ये देश पूरे नेहरू या नेहरू के बाप के दादा का किसका घर था, या राहुल गांधी के बाप का घर है, या राहुल गांधी का है? ये क्यों किया इनने देश के साथ गद्दारी, और आज भी करते आ रहे हैं। जनता को सवाल पूछना चाहिए इनसे, क्योंकि तुम्हारे पैसों से ही ये बड़े बड़े बंगले में, महल में, सिक्योरिटी की गाड़ी में घूमते हैं, रहते हैं, ऐश करते हैं। और तुम अपने वोट के लिए वोट डालने जाते हो तो तुम्हारा मर्डर हो जाता है। तुम किसी पार्टी के इस विषय में एक बात कर लेते हो तो तुम्हारी बहू बेटियों का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है। इस भाई के साये में जी रहे हो इस तरह की मानसिकता के लोगों के कारण। तो ये मैंने आपको हकीकत बताने की कोशिश की है, इसको समझें आप और एक सजग नागरिक बनने की कोशिश करें। बहुत दिन नहीं चलेगा, यदि आप एकजुट नहीं हुए तो अंत तो हमारा तय है।